प्यारे बच्चों और मित्रों, आय का चक्रीय प्रवाह को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यदि आप नोट्स को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ब्लॉगर के साइट पे जाके आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही बेहतर तैयारी के लिए आप मेरे इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आय एवं उत्पाद के चक्रीय या वृत्ताकार प्रभाव का उल्लेख करें अथवा राष्ट्रीय आय व्यष्टि या समष्टि किस अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, आय के चक्रीय प्रवाह का अर्थ बताएं। तो कोई भी व्यक्ति बाजार से सामान खरीदता है, तो जब वो सामान खरीदेगा तो अपना पैसा व्यय करेगा और वो व्यय करेगा तभी कोई दूसरा आदमी का आय का स्रोत बनेगा, वो पैसा कमाएगा और वो पैसा से फिर वो सामान को खरीद के बेचेगा और वो जिससे सामान खरीदेगा तो उत्पादक को आएगा और उत्पादक मांग के आधार पर सामान का उत्पादन करता है और फिर वो उत्पादन बाजार में आता है और फिर उसको खरीदने के लिए कोई व्यय करता है और फिर किसी का आय होता है। तो इस तरह उत्पादन और आय का एक चक्रनुमा रूप बन जाता है, जिसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसको सर्वप्रथम 1758 में क्विने ने आय और उत्पादन के चक्रीय प्रवाह की रचना की थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में कार्ल मार्क्स ने आय और उत्पादन के चक्रीय प्रवाह के बारे में चर्चा की। चित्र में हम लोग देख रहे हैं उत्पादन को बेचता है तो आय होता है और वही आय को फिर आदमी व्यय करता है, खर्च करता है तो वो किसी का आय बनता है और फिर वो उत्पादन में लगाता है। इस तरह एक चक्र बन जाता है। आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से अभिप्राय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक आय के प्रवाह या वस्तुओं और सेवाओं के चक्रीय रूप में प्रवाह से है। राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। राष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र मतलब होता है जिसमें हम लोग समग्र को एक इकाई मानकर अध्ययन करते हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग एक इकाई का अध्ययन करते हैं, जैसे एक परिवार, एक फर्म, एक उपभोक्ता। तो चूँकि राष्ट्रीय आय पूरा देश का है, समग्र रूप है, तो ये इसका अध्ययन हम लोग किसका विषय सामग्री होगा? समष्टि अर्थशास्त्र की। आय व उत्पाद प्रवाह के निम्नलिखित सिद्धांत है। पहला, विनिमय चाहे वस्तु के माध्यम से हो अथवा मुद्रा के माध्यम से, प्रत्येक प्रक्रिया में उत्पादक विक्रेता को उतनी ही राशि प्राप्त होती है जितनी उपभोक्ता या क्रेता खर्च करते हैं। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह एक ही दिशा में होता है परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए किए गए भुगतानों का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। अब आय के चक्रीय प्रवाह के विभिन्न रूप हैं, जैसे कह सकते हैं 2 क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, 3 क्षेत्र में आय का चक्रीय प्रवाह कैसा होगा और 4 क्षेत्र में कैसा होगा। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, 2 क्षेत्र मतलब यहाँ परिवार और फर्म के बीच आय का चक्रीय प्रवाह कैसे चलता है इसको हम लोग जानेंगे। तो 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्र फर्म व परिवार होते हैं। परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं, मतलब परिवार पास ही भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, साहस है, तो वो क्या करते हैं? फर्म को ये सब देते हैं। इसी प्रकार बदले में फर्म साधन सेवाओं का भुगतान परिवारों को करते हैं। बदले में जब अगर हम किसी को सामान दें तो उसका बदले हमको भुगतान प्राप्त होगा। तो भूमि को क्या मिलता है? लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी को ब्याज, प्रबंध को वेतन और साहसी को लाभ प्राप्त होता है। इस रूप में उसे आय प्राप्त होती है। इसी प्रकार फर्म परिवारों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है। फर्म साधनों का संयोग से क्या करता है? उत्पादन करता है और वस्तु और सेवा बनाता है और वो परिवार को देता है, तथा परिवार वस्तु और सेवाओं का भुगतान फर्म को करते हैं और फर्म फिर उस सामान को खरीद के एक तरह से फर्म को भुगतान करते हैं। परिवार उत्पादक क्षेत्रों को भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम प्रदान करते हैं। फर्म परिवारों को मजदूरी मतलब श्रम को मजदूरी के रूप में, पूंजी और ब्याज व लाभ के रूप में भुगतान करते हैं। मतलब भूमि को मिलेगा क्या? लगान, श्रम को मिलेगा मजदूरी, पूंजी को ब्याज और उद्यम को लाभ के रूप में भुगतान प्राप्त होती। इसे निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। चित्र के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं फर्म और परिवार है। परिवार पर क्या है? संसाधन है,
भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध और उद्यम है। ये क्या कहता है, फर्म को देता है, तो तीर यहाँ लगा हुआ है। अब ये क्या करता है, संसाधनों के संयोग से उत्पादन करता है और इन साधन का भुगतान परिवार को करता है। तो ये हुआ साधन भुगतान, मतलब पहले परिवार फर्म को साधन दिया और फर्म क्या किया, साधन का भुगतान परिवार को किया, तो पैसा इसके पास है। अब ये क्या करेगा, इस संसाधन का संयोग से उत्पादन करेगा और वस्तु और सेवाओं का परिवार को देगा, और परिवार क्या करेगा, वस्तु और सेवाओं को क्रय करेगा फर्म से, तो फर्म के पास पैसा, और इस तरह ये दोनों के बीच पैसा का आदान प्रदान होते रहता और एक चक्रनुमा रूप बन जाता है। तो ये है दो क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह। है 3 क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह समझाएं, या राष्ट्रीय आय की चक्रीय प्रवाह के 3 चरणों को समझाएं। 3 क्षेत्र क्या हो गया, परिवार और फर्म को तो जान गए हम लोग। अब एक हो जाएगा सरकारी क्षेत्र, तो ये हो जाएगा तीनों मिला के 3 क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह बनेगा। तो 3 क्षेत्रकीय में क्या आता है, फर्म, परिवार और सरकारी क्षेत्र शामिल रहता है। सरकारी क्षेत्र निम्न कार्य करती है, इससे आय का चक्रीय प्रवाह होता है। सरकार परिवार क्षेत्र पर कर लगाती है, इसके फलस्वरूप मुद्रा प्रवाह परिवार क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। सरकार उत्पादक क्षेत्र पर कर लगाती, इसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह उत्पादक क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। कहने मतलब है कि फर्म और परिवार के बीच सरकार क्या करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। अगर परिवार के पास आय ज़्यादा है तो वो उस पर टैक्स लगा के पैसा अपने पास ले लेगी, और अगर फर्म के पास पैसा ज़्यादा है तो वो उस पर टैक्स लगा के पैसा अपने पास ले लेगी। सरकार उत्पादकों को आर्थिक सहायता देती है। सरकार क्या करती है, जो फर्म रहता है अगर वो घाटा में चल रहा है तो उसको अनुदान के रूप में सहायता करती है। इसके फलस्वरूप मुद्रा प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। सरकार घरेलू क्षेत्र को आर्थिक सहायता देती है, जैसे वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, इस रूप में पैसा देती है। इसको हम लोग हस्तांतरण भुगतान भी कहते हैं। इसके फलस्वरूप मौद्रिक प्रवाह सरकारी क्षेत्र से परिवार क्षेत्र की ओर होता है। सरकार बचत करती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से मुद्रा बाजार की ओर होता है। सरकार मुद्रा उधार लेती है, इसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह मुद्रा बाजार से सरकारी क्षेत्र की ओर होता है। सरकार वस्तुएं सेवाएं खरीदती है, जिसके फलस्वरूप मुद्रा का प्रवाह सरकारी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। ये तो थ्योरी हुआ। अब हम लोग चित्र के माध्यम से तो जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, फर्म और परिवार 2 क्षेत्रीय, इसमें सरकार जब शामिल हो जाएगा तो 3 क्षेत्रकीय अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अगर फर्म के पास पैसा ज़्यादा है तो सरकार क्या करती है, इस पर कर या लगान लगाती है, तो पैसा सरकारी क्षेत्र पर आ जाएगा। यहाँ तीर देख रहे हैं, मतलब ये तीर जिधर रहेगा पैसा उसके पास जाएगा। उसके बाद अगर परिवार पर ज़्यादा पैसा है तो सरकार इस पर कर और लगान लगाती है, तो पैसा फिर इसके पास आएगा। फर्म पास पैसा अगर कम है तो ये इसको अनुदान देती है, तो सरकारी क्षेत्र से पैसा किधर ट्रांसफ़र होगा, फर्म के पास। और फर्म क्या करता है, सामान बनाता है, तो सरकार या परिवार इससे खरीदता है, तो सरकारी खरीदारी से पैसा किसके पास आ जाएगा, फिर फर्म के पास आ जाएगा। और सरकार अगर परिवार को क्या करती है, हस्तांतरण भुगतान, माना वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, हस्तांतरण भुगतान मतलब होता है जो बिना काम किए हुए जो पैसा प्राप्त होता है उसको हस्तांतरण भुगतान कहते हैं। और परिवार का क्षेत्र भी सरकारी क्षेत्र में काम करता है, तो उनको सेवाओं के बदले भुगतान प्राप्त होता है, तो पैसा परिवार के क्षेत्र पर आता है। सरकार इन दोनों के बीच जो पैसा इधर उधर करती है, तो उसमें कुछ पैसा बचाकर वित्तीय प्रक्रिया में लगाती है, और अगर कभी उसको पैसा का ज़रूरत होता तो यहाँ से उधार भी लेती है, तो पैसा वित्तीय क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र की ओर आता है। और बचत करती है सरकार, तो वित्तीय क्षेत्र में रखती है, जैसे IMF हो गया, IBRD हो गया, विश्व बैंक जिसको कहते हैं, ये सब पास पैसा भी रखती है। तो ये तीनों क्षेत्र मिला के त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाएगी। 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह का सचित्र वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है। तो 4 क्षेत्रीय, तीन क्षेत्र को तो हम लोग जान गए, अगर यहाँ विदेशी क्षेत्र भी अगर शामिल हो गया तो 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहलाएगा। 4 क्षेत्रीय चक्रीय प्रवाह में विदेशी क्षेत्र का समावेश किया गया है। विदेशी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्रों से निम्न प्रकार से संबंधित है। चित्र में हम लोग देख रहे हैं सरकारी क्षेत्र, फर्म और परिवार,
इसको हम लोग तो अभी जस्ट समझ लिए हैं, अब हम लोग विदेशी क्षेत्र को समझेंगे। तो क्या कहता है, विदेशी क्षेत्र से निर्यात किया जाता है तो पैसा इसके पास आएगा, और अगर आयात करेगा, आयात मतलब बाहर से अगर सामान फर्म मंगाएगा तो पैसा विदेशी क्षेत्र की ओर जाएगा, और अगर सामान बना के बेचेगा विदेश में या निर्यात करेगा तो पैसा फर्म के पास आएगा। उसी तरह परिवार में भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आय के रूप में परिवार के पैसा आता है, और अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरित आय के द्वारा पैसा विदेशी क्षेत्र में जाता है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे पॉइंट को। हमारा उत्पादक क्षेत्र शेष विश्व को मतलब विदेशी क्षेत्र को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करता है। इसके फलस्वरूप निर्यात प्राप्तियों के रूप में मौद्रिक प्रवाह विदेशी क्षेत्र से उत्पादक क्षेत्र की ओर होता है। दूसरा, हमारे उत्पादक मतलब फर्म विदेशी क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करते हैं। इसके फलस्वरूप आयात भुगतान के रूप में, आयात मतलब बाहर से सामान मंगाना, रूप में मौद्रिक प्रवाह उत्पादकों से शेष विश्व की ओर होता है। तीसरा, हमारे निवासी विदेशी क्षेत्र से उपहार या हस्तांतरण भुगतान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार वे विदेशी क्षेत्र के निवासियों को उपहार या हमारे निवासी विदेशी क्षेत्र से जो साधन सेवाएं प्रदान करते हैं उसके बदले में ये साधन भुगतान प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम विदेशी क्षेत्र को उसकी साधन सेवाओं के बदले में साधन भुगतान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह हम लोग द्विक्षेत्रीय, त्रिक्षेत्रीय और चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को समझ लिए। अब अगला क्वेश्चन है, आय के चक्रीय प्रवाह में क्षरण और भरण की अवधारणाओं की व्याख्या करें। क्षरण और भरण, भरण मतलब पेट में अनाज आया मतलब खाना आया तो भरण हो गया, और अगर जान ही रहे हैं क्षरण मतलब निकल गया तो वो क्षरण कहलाएगा। तो उसी तरह देश में जो पैसा आएगा वो हुआ भरण, और अगर पैसा निकल रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे क्षरण। तो क्षरण या वापसी वे प्रवाह चर हैं जिनका उत्पादन की प्रक्रिया मतलब आय सृजन प्रक्रिया पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब आय प्रवाह क्या होता है, ऋणात्मक, मतलब कह सकते हैं कि पैसा को कम करता है। इसमें होता है बचत, आयात, सरकार द्वारा लगाए गए कर। बचत मतलब होता है कि अगर हम लोग चुकनी में पैसा डाल रहे हैं तो वो घर में ही पैसा रह जाएगा, वो मार्केट में तो जाएगा नहीं। आप खर्चा नहीं कीजिएगा तो दूसरा आदमी कमाएगा कैसे, और कमाएगा नहीं तो वो फिर उत्पादन कैसे होगा। तो इसी तरह अगर हम लोग पैसा को बचत करते हैं, अपना घर के चुकनी में रखेंगे तो वो पैसा रुक जाएगा वहीं पर। तो ये क्षरण का काम करता है। आयात मतलब हुआ कि बाहर से अगर हम लोग सामान मंगाएंगे, और सरकार अगर द्वारा ज़्यादा अगर टैक्स लगाता है तो ये सब क्षरण है। भरण में क्या है, तो भरण या समावेश वे प्रवाह चर हैं जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में वृद्धि करते हैं। इससे निवेश, निवेश मतलब कोई चीज़ में पैसा लगाना, कमाने के उद्देश्य से जो हम पैसा लगाएंगे तो वो निवेश या इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। जैसे 10 किलो आम अगर हम लोग खरीद के लाएं और उसको अगर हम लोग सब परिवार मिल के खा गए तो वो जो आम में पैसा लगा वो व्यय कहलाया। और वही अगर 10 किलो आम को हम लोग खरीद के फिर अगर बेचने लगते हैं बाज़ार में तो जो आम में पैसा लगा वो मेरा निवेश कहलाएगा। काहे कि हम बेचने के उद्देश्य या कमाने के उद्देश्य से पैसा लगा रहे हैं आम में। निर्यात तो जान ही रहे हैं, निर्यात मतलब बाहर सामान भेजेंगे तो इससे अपने घर में पैसा आएगा। और सरकार या परिवार क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय, इससे विकास प्रक्रिया में वृद्धि होती है। यहाँ चित्र में हम लोग देख रहे हैं ये पेट है, ये पेट में भरण मतलब आ रहा है, कहाँ कहाँ से आएगा, तो IGX से भरण होगा। I हो गया हाँ निवेश, इन्वेस्टमेंट, G मतलब हो गया सरकारी व्यय, और X हो गया निर्यात। अब ये पेट से निकल गया खाना या पैसा निकल गया तो यह क्या कहलाएगा, क्षरण। तो कैसे निकलेगा, STM को याद रखना। S मतलब बचत, T मतलब सरकार द्वारा लगाया गया कर, और M हो गया आयात। तो इन सब से पैसा क्या होगा, निकलेगा। तो यही हुआ क्षरण और भरण। बच्चों समझने में अगर किसी तरह का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, और चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब। धन्यवाद।